तकरीबन 1.5 घंटे में हम लोग शहर पहुंच गए और सीधा मैंने बाजी को, इनके स्कूल और आलिया को इसके दफ्तर उतार दिया और खुद घर आ गया। मैं सफ़र और रात जागने की वजह से काफ़ी थक गया था, इसलिए घर आते साथ ही मैं कमरे में गया और सो गया। तकरीबन 12 बजे मेरी आँख तब खुली जब दरवाजे की घंटी बजी। मैंने टाइम देखा और सोचने लगा, इस वक्त कौन आ सकता है। मैं उठकर गया और दरवाज़ा खोला तो देखा सामने आलिया खड़ी थी। मैंने कहा, तुम इस वक्त? तो वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर अंदर आई, लेकिन इससे चला नहीं जा रहा था। मैं समझ गया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो वो बोली, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? तो मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। ये बात करके मैंने इसको उठा लिया तो इसने भी अपनी दोनों बाजू मेरे गले में डाल लीं और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, काश कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो सकते। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या अभी भी कोई कमी है? इतनी देर में हम कमरे में आ गए और मैंने इसको बेड पर बैठाया और बाहर से जाकर पानी लेकर आया और दराज में से दवाई निकालकर आलिया को दी और पानी का ग्लास इसको पकड़ाया। दवाई खाने के बाद मैंने इससे लेटने के लिए कहा और मेरी बात सुनकर वो लेट गई। मैंने कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो तुम पहले ही वापस आ जाती। आलिया बोली, पहले तो कुछ बेहतर थी, लेकिन बैठा नहीं जा रहा था। अचानक पता नहीं क्या हुआ और मुझे चक्कर आने लगे। आलिया की बात सुनकर मैं मुस्कुराया, लेकिन अचानक मेरे कान में घंटी बजी। ये घंटी बहुत अजीब थी। मुझे लगा कहीं आलिया उम्मीद से। ये बात सोचते साथ ही मैंने अपना सर झटक दिया और सोचने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा यकीन था। लेकिन अचानक मेरे जहन में चचा का ख्याल भी आ गया। अब पता नहीं क्या था, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। दवाई खाने के कुछ देर बाद आलिया सो गई और दवाई खाने के कुछ देर बाद आलिया सो गई और मैं उठकर बाहर आया और फ्रेश हुआ। बाजी के आने का भी टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा इनसे मिलकर ही मैं चचा के पास जाऊंगा। वक्त ऐसे ही गुजर गया और बाजी भी आ गई। वो भी काफ़ी थकी हुई लग रही थी। बाजी बोली, तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो, कहीं जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो सोया हुआ था। जब आलिया आई तो मेरी आँख खुली। बाजी ने हैरान होते हुए पूछा, आलिया इस वक्त आ गई है? मैंने कहा, हाँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो जल्दी घर आ गए। हरफा बोली, क्यों, ऐसे क्या हुआ? मैंने मुस्कुराकर आरफा की तरफ देखा
तो वो मेरी बात समझ गई और बोली, थक तो मैं भी काफ़ी गई हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप फ्रेश होकर लेट जाएं। आज हम दोपहर का खाना बाहर से ही मंगवा लेंगे। बाजी बोली, नहीं, वो तो मैं बना लूँगी, इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनकी बेटी को पकड़ा और कहा, क्यों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और इन्हें वॉशरूम की तरफ धक्का दे दिया तो वो मुस्कुराती हुई वॉशरूम में चली गई। जैसे ही फ्रेश होकर वो बाहर आई तो मैं इनको देखकर मुस्कुराने लगा। इनके बालों से पानी टपक कर इनके ऊपर गिर रहा था और इनकी मुस्कुराहट मुझे इनकी तरफ खींच रही थी। मैंने इनकी बेटी को चारपाई पर बिठाया और इनके पास चला गया। इनके पास से आने वाली ताजगी की खुशबू मुझे इनकी तरफ खींच रही थी, तो मैंने इन्हें अपने साथ लगा लिया। इन्होंने भी मुझे अपने साथ लगा लिया और मैं इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा और फिर हम दोनों अंदर आ गए। मैंने कहा, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। बाजी बोली, क्या तुम चाय बनाओगे? मैंने कहा, क्यों, मैं चाय नहीं बना सकता? बाजी बोली, ठीक है, तुम बनाओ, लेकिन आलिया के लिए भी बना लेना, मैं इसको उठा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, और मैं बाहर आकर चाय बनाने लगा। चाय बनाना मुझे आती थी। तकरीबन 15-20 मिनट में चाय बन गई और मैं 3 कपों में डालकर अंदर ले गया। बाजी ने आलिया को उठाया और इससे इसकी तबीयत के बारे में पूछा। इसने कहा, जब मैं घर आई थी तो नदीम ने मुझे दवाई खिलाई थी, अब तबीयत कुछ बेहतर है। फिर मैंने बाजी को आलिया और अपनी रात वाली सारी बात बता दी कि कैसे मुझे आलिया ने कहा था। बाजी बोली, घर तो ठीक है, लेकिन बाहर तो ध्यान रखा करो। फिर हम चाय पीते रहे और बातें करते रहे। इसके बाद मैं खाना लेने चला गया और खाना लेकर आया और फिर हम सब ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए चचा की तरफ निकल गया और शाम को वापस आया। रूटीन के 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान मैंने नगीना से भी एक दफ़ा मुलाकात की और आरफा से भी मैंने मुलाकात की और एक दफ़ा मैंने डॉक्टर नूर के पास भी चक्कर लगाया, जो मुझसे काफ़ी उदास थी, और इन्होंने मुझे चेक भी किया और फिर मुझसे अपना मुआवजा भी वसूल किया। और फिर 5वें दिन मैं घर वापस आ गया। मेरे घर आने से रेहाना बहुत खुश थी, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता मैंने इसको टाइम नहीं दिया था। रात के खाने पर जब मेरी नज़र रेहाना पर पड़ी तो वो नहाई हुई थी और इसके बालों से पानी टपक रहा था। मैं तो इसको देखकर ही समझ गया था और वो भी सब जानती थी, बल्कि हम सब ही जानते थे। मैंने खाला और उस्मा और शाजिया की तरफ देखा, वो भी उदास नज़रों से मुझे देख रही थीं, क्योंकि मैं इनसे भी काफ़ी दिनों से नहीं मिला था। अब मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना सबका सामना करवाया जाए और जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मैं इन सब से शाजिया को छुपाकर रखना चाहता था, क्योंकि इसकी रुखसती भी होने वाली थी।
जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मोना के लिए उज़्मा दूध ले आई। दूध पीने के बाद जैसे ही मोना सोई तो मैं उठकर रेहाना के पास चला गया। वो बेड पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और साथ गुस्सा भी था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और इसके पास जाकर बैठ गया। रेहाना बोली, तो मिल गया वक्त मेरे पास आने के लिए। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं आपको वक्त नहीं दे पाया, लेकिन आप तो जानते हैं वो दोनों आए हुए थी, इस वजह से मैं आपको वक्त नहीं दे पाया। तो रेहाना मुस्कुरा कर बोली, लेकिन आरफा को तो तुम वक्त दे रहे थे। इतना भी एहसास नहीं हुआ कि पहली बीवी वैसे ही कमरे में लेटी है और तुम शहर में भी और इधर भी दूसरी बीवी को टाइम दे रहे हो। मैंने कहा, मैं मोना की मर्जी से ही इसको टाइम दे रहा था। अच्छा, अब आप इन बातों को छोड़ें और जो मैं करने आया हूँ वो मुझे करने दें। तो रेहाना मुस्कुराती हुई बोली, क्या करने आए हो? तो मैंने इसको साथ लगा लिया और कहा, मैं तुमसे बातें करने आया हूँ। ये कहकर मैं इसकी आंखों में देखने लगा तो इसने मुझे साथ लगा लिया और बोली, जानते हो ना, अब तुम ही मेरा एक सहारा हो, मुझे अपने से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी भी नहीं करूँगा। और ये कहकर मैं इसके साथ बातें करने लगा और वो भी मेरी बातों का जवाब देने लगी। मैं जल्दी से नीचे बैठ गया और मुन्नी से बातें करने लगा। रेहाना पागल हो रही थी और कह रही थी, तुम जानते नहीं कि मुन्नी तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती, ये तुमसे उदास हो जाती है। मैं भी मुस्कुराता हुआ कह रहा था कि मैं अब इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा और इसके बाद मैं 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से मुलाकात करने लगा और फिर इसके बाद 70,000 किलोमीटर तक पहुंच गया। रेहाना तो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी और फिर इसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। काफ़ी देर बाद जब हमारी मुलाकात ख़त्म हुई तो मैंने रेहाना के चेहरे की तरफ देखा तो इसके चेहरे के तासुरात और थे, लेकिन दिल को ठंडक पड़ चुकी थी। मैं कुछ देर इसके पास बैठा रहा और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह जब मैं उठकर बाहर आया तो सब उठ चुके थे। रेहाना को मैंने देखा तो वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आ रही थी और मुश्किल से चल रही थी। मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस आया और रेहाना के पास आकर बैठ गया और इनसे इनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। तो वो बोली, तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि मेरी तबीयत कैसी है? मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। इसके बाद हम सब ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं डेरे पर चला गया। डेरे पर शहनाज मौजूद थी। थोड़ी देर डेरे पर बैठने के बाद मैं अपाए लोगों के घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं हवेली के दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पायल मुझे तबीले की तरफ से आती हुई नजर आए। मुझे देखकर इसके चेहरे पर
मुस्कुराहट आ गई। मैंने अपने डेरे की तरफ इशारा किया तो इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गई और बोली, तुम चलो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैंने कहा, इसमें तैयार होने वाली कौन सी बात है, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। वो बोली, अब मेरा हीरो आया है तो इसके सामने ऐसे तो नहीं जा सकती। मैं मुस्कुराता हुआ वापस डेरे पर आ गया और पायल हवेली में चली गई। डेरे पर आया तो बिल्लो बाजी बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। इनके साथ एक और औरत थी जिसने अबाया पहना हुआ था और नकाब भी किया हुआ था। मैंने आकर इनके साथ सलाम ली और इनसे हालचाल पूछने लगा तो वो बोली, मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके घर चक्कर नहीं लगा सका, बस टाइम ही नहीं मिलता। बिल्लो बाजी बोली, टाइम नहीं मिलता या हमारा घर आपके लिए छोटा है? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं पहले भी आपके घर नहीं आता। बिल्लो बाजी मुस्कुरा कर बोली कि पहले की बात और थी और अब की बात और है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। ये बात कहकर बाजी ने नकाब वाली औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा, ठीक है, आप अंदर आए। मैंने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और हम अंदर आकर बैठ गए। बिल्लो बाजी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम हमारे घर क्यों नहीं आते। मैंने कहा, क्या मतलब? बाजी बोली, यही कि तुम्हें मेरी बेटियां अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्लो बाजी बोली, ऐसी ही बात है। जब तुम पहली बार आए थे तो इन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया था, लेकिन यकीन मानो अब तो वो तुम्हारा दीदार करने के लिए बैठी हैं। मैंने नकाब वाली औरत की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? तो बिल्लो बाजी बोली, ये तुमसे मिलना चाहती है, बल्कि तुमसे मुलाकात करना चाहती है। ये बात बिल्लो बाजी ने मुझसे सीधी बोल दी। मैं इनकी बात सुनकर हैरान हुआ क्योंकि मैं इस औरत को जानता नहीं था और बिल्लो बाजी इसके सामने ऐसी बातें कर रही थी और ना ही मैं इस औरत का चेहरा देखा था। कौन है? मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी आंखों के साथ भी इनसे बातें कर रहा था। बिल्लो बाजी बोली, छोटे खान, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक दफा इससे मिलोगे तो खुश हो जाओगे। मैं बोला, क्या मुझे इधर ही मिलना है? तो बिल्लो बाजी बोली, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम मिल लो। अचानक मेरे जहन में बाहर का ख्याल आया कि पायल भी आने वाली होगी। मैंने कहा, आप ऐसा करें, आप इसको मेरे खेत वाले कमरे के पास ले जाएं। इसके साथ दरख्तों का एक झुंड होगा, आप वहां बैठें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। कमरे का दरवाज़ा खुला था तो मुझे बाहर से पायल आती हुई नजर आई। तो मैं इसको देखकर उठकर खड़ा हो गया और बिल्लो बाजी से जाने का कहा। तो फिर बिल्लो बाजी इस औरत को लेकर कमरे से बाहर निकली और खेतों वाले कमरे की तरफ चल पड़ी।
पायल ने इन लोगों को जाते हुए देख लिया था। जैसे ही पायल मेरे पास पहुंची तो बोली, ये लोग क्या लेने आए थे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं अक्सर इन लोगों की मदद करता रहता हूँ, तो ये लोग मदद के लिए आए थे। तो वो बोली, ये नकाब वाली औरत कौन थी? मैंने कहा, पता नहीं, बिलोबाजी के साथ ही आई थी। अच्छा, तुम इन बातों को छोड़ो और मुझे बताओ, मेरी खुशबू से कब मुलाकात करवा रही हो? मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को